अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है जी? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। मैं हूं प्रोफेसर मोहम्मद तारिक नदीम। आज हमने थर्मोडायनेमिक्स में एक बहुत ही अहम इक्वेशन ड्राइव करनी है विच इज़ कॉल्ड क्लॉजियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। क्लॉजियस ने 1834 के ऊपर इस थर्मोडायनेमिक्स या इस इक्वेशन को इस थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर काम किया और बाद में 1850 के अंदर 1850 के अंदर क्लैपेरॉन ने अलहदा से जो है वो थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर वर्क किया और दोनों के काम को मिलाकर फिर एक इक्वेशन बन गई जिसका नाम क्या रखा जी? क्लॉजियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। इस क्लॉजियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन जो है ये क्या करती है? ये हमें ये बताती है कि अगर हम प्रेशर को चेंज करें तो किसी भी सब्सटेंस के बॉइलिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट के ऊपर, मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर या फ्रीजिंग पॉइंट के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। सो व्हाट विल बी द चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए सब्सटेंस विद द चेंज इन प्रेशर। तो उन्होंने इसके दरमियान इसके दरमियान एक रिलेशन ड्राइव किया। किसके दरमियान? कि व्हाट विल बी द चेंज इन प्रेशर, चेंज इन बॉइलिंग और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए सब्सटेंस विद द चेंज इन प्रेशर। तो एक इक्वेशन ड्राइव हुई जिसका नाम क्या रखा गया? क्लॉजियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। सो व्हाट इज द क्लॉजियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन? द इक्वेशन विच डील्स विद द इक्वेशन, इसको लिख लेते हैं, द इक्वेशन which deals with the change in boiling point and boiling point or freezing point, boiling point or freezing point of a substance with the change or with the increase in pressure, with the increase in or with the change in pressure, एक ही बात है, with the increase in pressure is called Clausius-Clapeyron equation, is called CCE। CCE का क्या मतलब है? Clausius-Clapeyron equation। तो Clausius-Clapeyron equation जो है वो ये है कि हमारे पास अगर देखें तो dP over dt is equal to L over T into V2 minus V1. So this is Clausius-Clapeyron equation. dP, the change in pressure, this is a change in temperature, the rate of change of pressure with respect to temperature। L हमारे पास क्या है? L इज द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कह सकते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी कह सकते हैं। अगर कोई चीज एवेपोरेट होके, यानी अगर पानी फर्ज करें 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर आमतौर पर 1 atm के ऊपर जो पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस। सो अगर तो कोई चीज वेपर में कन्वर्ट हो, बॉइलिंग पॉइंट के हवाले से हम बात करें तो फिर ये जो है इसे हम क्या कहते हैं? हीट ऑफ वेपराइजेशन। और अगर कोई चीज मेल्ट हो रही हो, जैसे पानी, बर्फ मेल्ट हो जाती है किस पर? एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। So this that the amount of heat required to melt 1
kilogram of ice into 0 degree centigrade water is called latent heat of fusion. So ये जो है ये latent heat of fusion भी हो सकती है, latent heat of vaporization भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि आपकी जो फेज है वो किस फेज चेंज हो रही है, कोई भी सब्सटेंस वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है या लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो रही है. ठीक है जी. सो दिस इज आवर क्लॉजियस-कैलैप्रॉन इक्वेशन. अच्छा, यहां पर एक छोटा सा मैंने एक टेबल आपको नजर आ रहा होगा, इसमें सिर्फ आपको बताने की ये कोशिश की है कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर पानी का जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस. अगर हम प्रेशर को बढ़ा दें 2 atm कर दें तो क्या होगा, जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है वो 121 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, यानी वो भी बढ़ जाएगा. और बढ़ा दें तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर और बढ़ जाएगा. जैसे मैंने एग्जांपल दी कि 5 atm के ऊपर 150 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा. तो जैसे जैसे हम प्रेशर को बढ़ाएंगे वैसे वैसे जो है वो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा. ठीक है जी. अब इस इक्वेशन को हम ड्राइव कर सकते हैं, मुख्तलिफ इस इक्वेशन को ड्राइव करने के मुख्तलिफ तरीके हैं. तो हम उनमें से एक तरीका अडॉप्ट करेंगे जी, और वो हमारा है, वी विल ड्राइव दिस इक्वेशन फ्रॉम फ्री एनर्जी. फ्री एनर्जी दो तरह की हमारी होती हैं, हमें पता है कौन कौन सी वाला. एक हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी है, F इज इक्वल टू U माइनस टी एस, और दूसरी जो है वो क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी. सो गिब्स फ्री एनर्जी जो है, गिब्स फ्री एनर्जी से हम इसको ड्राइव करेंगे. सो गिब्स फ्री एनर्जी, इसका डेरिवेशन है जी प्रूफ. ठीक है, प्रूफ इसका हम देखते हैं. तो बाय गिब्स फ्री एनर्जी, बाय गिब्स फ्री एनर्जी, फ्री एनर्जी क्या होती है जी, गिब्स फ्री एनर्जी G इज इक्वल टू H माइनस टी एस. अच्छा, कोई भी जो फ्री एनर्जी है, जैसे G इज इक्वल टू H माइनस टी एस, और F हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी है विच इज इक्वल टू U माइनस टी एस. दीज आर दी फ्री एनर्जी. फ्री एनर्जी से मुराद ये है द अमाउंट ऑफ एनर्जी, लिख लें, द अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल फॉर डूइंग वर्क. सो अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल फॉर डूइंग वर्क इन एनी सिस्टम. किसी भी सिस्टम के अंदर वो एनर्जी जो वर्क के लिए अवेलेबल हो, दैट इज कॉल्ड फ्री एनर्जी. सो फ्री एनर्जी को हम दो तरह से लेते हैं या डिफाइन कर सकते हैं. एक हमारे पास है हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी या हेल्महोल्ट्ज़ फंक्शन, और दूसरा है गिब्स फंक्शन या गिब्स फ्री एनर्जी. सो ये दोनों फ्री एनर्जीज ही हैं, लेकिन अंडर सर्टन कंडीशंस, अंडर सर्टन कंडीशंस. तो ये मुख्तसर एक आपको बात याद रखनी जरूरी है या चाहिए, याद रखनी चाहिए कि जो गिब्स फ्री एनर्जी है और हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी है, दीज आर द अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल फॉर डूइंग वर्क अंडर सर्टन कंडीशंस. अंडर सर्टन कंडीशन, ये किसी और कंडीशंस के लिए एनर्जी अवेलेबल है फॉर डूइंग वर्क, किसी और कंडीशंस में सिस्टम की, ये किसी और कंडीशंस में है. ठीक है जी. तो अभी फिलहाल आपको इतना ही अगर आप याद रख लें तो मेरा ख्याल है काफी है. ठीक है जी. अब हमारे पास ये H क्या है, दिस इज एंथैल्पी. एंथैल्पी क्या होती है, द टोटल हीट कंटेंट इन अ सिस्टम इज कॉल्ड एंथैल्पी. सो एंथैल्पी इज इक्वल टू, एंथैल्पी जो है वो हमें पता है H इज इक्वल टू, चलिए ऐसे कर लें, H इज इक्वल टू U प्लस PV. तो G इज इक्वल टू आ गया U
प्लस PV, दिस इज H माइनस TS। अब अगर हम इसकी डिफरेंशियल फॉर्म लिखें तो डिफरेंशियल फॉर्म क्या बनेगी, डेरिवेटिव ले लें, डिफरेंशियल ले लें, dg इज इक्वल टू du प्लस PdV माइनस प्लस VdP माइनस TdS माइनस SdT। ये दो फंक्शन है, ये भी इनके ऊपर, पहले इसके ऊपर प्रोडक्ट फार्मूला लगाया, फिर इसके ऊपर प्रोडक्ट फार्मूला लगाया, ठीक है। du प्लस PdV बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किसके बराबर होता है, du प्लस PD किसके बराबर है, ये dq के बराबर है। सो dq हमारे पास बाय सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, देखिए ना, dq इज इक्वल टू du प्लस PdV बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के मुताबिक dq किसके बराबर है, TdS। सो TdS इज इक्वल टू du प्लस PdV। तो इसका मतलब है इतने हिस्से में के लिए हम क्या लिख सकते हैं, TdS, तो लिखेंगे dg इज इक्वल टू TdS, ये क्या बन गया, TdS प्लस VdP माइनस TdS माइनस SdT। तो ये इससे कैंसिल हो गया, तो dg हमारे पास क्या आ गया जी, दैट इज इक्वल टू VdP माइनस SdT। ठीक है जी, ये यहां तक कोई मसला हो, प्रॉब्लम हो, है कोई प्रॉब्लम, नो। अब यहां देखें कि जब यहां फेज चेंज होगी, हमने यहां मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट की बात करनी है, तो जब फेज चेंज होगी, ठीक है, वाटर बर्फ से पानी बनेगा, आइस से पानी बनेगा, या पानी से वेपर्स में कन्वर्ट होगा, तो तब टेम्परेचर चेंज नहीं होता, तब टेम्परेचर चेंज नहीं होता। तो इसका मतलब है जब और प्रेशर भी चेंज नहीं होता, तो इसका मतलब यह हुआ कि when a substance changes its phase, when a substance changes its phase, तो क्या होगा बताओ, जब सब्सटेंस अपनी फेज को चेंज करेगी, तो इसका मतलब है dP और dt जो है वो क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। सो लिख सकते हैं हम यहां पर when a substance changes its phase, its temperature and pressure remains constant, ठीक है जी। तो एट इक्विलिब्रियम, तो टेम्परेचर एंड प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट एट इक्विलिब्रियम। तो जब टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, इसका मतलब है dP और dt फिर क्या होगा, जीरो होगा, dP भी जीरो हो गया और dt भी जीरो हो गया, ठीक है। जब dP और dt दोनों क्या होगा, जीरो हो गया, ठीक है, तो हमारे पास ये क्या आ गया, dg जीरो हो गया, dg जो है वो किसके इक्वल आ गया, जीरो के बराबर आ गया। इसका मतलब है अगर किसी सब्सटेंस का या किसी सिस्टम का अंडर कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे उसकी फेज चेंज हो रही हो, ठीक है, तो इसका मतलब है उसका जो गिब्स फंक्शन है, द चेंज इन गिब्स फंक्शन विल बी जीरो। तो चेंज इन गिब्स फंक्शन अगर जीरो है, तो इसका मतलब यह हुआ कि उसका जो गिब्स फंक्शन है वो कांस्टेंट रहेगा, या उसकी जो गिब्स फ्री एनर्जी है दैट रिमेन्स कांस्टेंट। इट मीन्स कि जब, चूंकि दो फेजेस की हम बात कर रहे हैं, दो फेजेस की बात कर रहे हैं कि अगर बर्फ ने, आइस ने
पानी बनना है तो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, या लिक्विड ने अगर वेपर्स में कन्वर्ट होना है तो लिक्विड टू वेपर। तो इसका मतलब है कि टू फेजेस के लिए हम कह सकते हैं, एक के लिए अगर गिब्स फ्री एनर्जी कितनी है G1, तो दूसरी के लिए फिर क्या होगी G2। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो G1 इज इक्वल टू G2 फॉर टू फेजेस। अब यहां से देखें, ये अगर आपने एक खास टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर, फर्ज करें ये एक प्रेशर है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि लो ये P प्रेशर है, ठीक है, इस प्रेशर पर बॉइलिंग पॉइंट कितना है T, बात समझ में आ गई। अगर इस प्रेशर में आप ये प्रेशर चेंज कर देते हैं, P प्लस DP कर देते हैं, तो इस P प्लस DP में ये जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी हमारा चेंज हो गया, कितना हो गया T प्लस DT हो गया, इसमें ऐड हो गया, बात समझ में आई। सो इफ वी चेंज, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, इसमें ये लिखेंगे कि इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज टू, इफ टेम्परेचर is increased to T plus dt and pressure increased and pressure increased to P plus dP, तो फिर क्या होगा, देन एट इक्विलिब्रियम द न्यू कंडीशन विल बी, एट इक्विलिब्रियम एट इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम में बेटा क्या होगा, द न्यू कंडीशन क्या आएगी, dG1 G1 प्लस dG1 इज इक्वल टू G2 प्लस GT dG2। यानी अगर टेम्परेचर में ये वैल्यू है एट सर्टन टेम्परेचर एंड प्रेशर, दिस वैल्यू इज एट सर्टन टेम्परेचर एंड प्रेशर, अगर हम एक प्रेशर में चेंज कर दें, टेम्परेचर में चेंज हो जाएगा, तो जो न्यू हमारी जो गिब्स फंक्शन की वैल्यू आएगी वो ये आएगी। इसका मतलब है कि गिब्स फंक्शन में जो चेंज होगी वो एट टेम्परेचर T प्लस डी टी एंड प्रेशर P प्लस डी पी, वो ये आ जाएगी। तो चूंकि हमें फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 पता है, फ्रॉम इक्वेशन 1 G1 इज इक्वल टू G2, G1 और G2 बराबर है, तो ये हमारे पास कट गया। तो इसका मतलब है फ्रॉम इक्वेशन 1 G1 इज इक्वल टू G2, तो इसका मतलब है dG1 इज इक्वल टू dG2। अब dG हमारे पास किसके बराबर है जी, VdP माइनस SdT। इसका मतलब है इनिशियल जो वॉल्यूम है वो कितना है V1, इनिशियल एंट्रोपी कितनी है S1, और प्रेशर और टेम्परेचर को जब हमने चेंज कर दिया तो फाइनल वॉल्यूम कितना आ गया V2, फाइनल एंट्रोपी कितनी आ गई S2। तो फिर ये हमारा जो है वो फंक्शन क्या बनेगा, इसको हम लिख लेते हैं, यहां पर इसको अब मिटाना पड़ेगा, ठीक है, इसको यहां लिख लें, dG1 क्या आ गया जी, V1 dP माइनस S1 dt इज इक्वल टू V2 dP माइनस S2 dt। ठीक है जी, अब इसको मैं मिटा देता हूं, तो हमारे पास यहां से बेटा क्या बन गया, हाँ जी प्यारे बच्चों, यहां से अब इसमें dP मैं उधर ले जाता हूं, इसको उधर ले जाएं तो ये माइनस हो गया, तो क्या बन गया, ये बन गया जी V2 dP
माइनस V1 dP इज इक्वल टू उसको उधर ले आए तो S2 dt माइनस S1 dt, ये आ जाएगा। यानी dt वाली टर्म्स एक तरफ कर ली और dp वाली टर्म्स एक तरफ कर ली, तो dp यहां से कॉमन आ गया, क्या बन गया V2 माइनस V1 इंटू dp इज इक्वल टू यहां से S2 माइनस S1 इंटू dt, तो यहां से क्या बन गया जी dp ओवर dt इज इक्वल टू S2 माइनस S1 और V2 माइनस V1। अब S2 माइनस S1 क्या आ गया, चेंज इन एंट्रोपी, इसको ds लिख सकते हैं, V2 माइनस V1, कोई मसला तो नहीं है। अगर t से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें तो TDS ओवर t इंटू V2 माइनस V1। अब सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के मुताबिक TDS क्या है, द अमाउंट ऑफ हीट, इसको लिख सकते हैं जी dQ ओवर T इंटू V2 माइनस V1। अब ये कौन सी हीट है जी, दिस इज द अमाउंट ऑफ हीट, वो हीट है जो रिक्वायर है किसी सब्सटेंस को उसकी फेज को चेंज होने में लगी। मसलन द अमाउंट ऑफ हीट, अगर आपके पास 1 किलोग्राम आइस है लेट से, अब आपने इसे 1 किलोग्राम वाटर बना दिया, एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी है। सो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट अ 1 kg water, a 1 kg ice, 1 kg ice into 1 kg water at 0 degree centigrade is called latent heat of fusion, is called latent heat of fusion, या the amount of heat required to convert 1 kg water into 1 kg vapor at 100 degree centigrade at certain temperature, at constant temperature is called latent heat of vaporization, heat of vaporization क्या, heat of vaporization। बात समझ में आ गई। सो दिस इज द हीट ऑफ वेपराइजेशन, जब फेज चेंज होगी तो इसको हम L से ज़र कर लेंगे, तो L डिवाइड बाय T इंटू V2 माइनस V1। सो दिस इज आर क्लॉजियस-कैलैपिरॉन इक्वेशन, जो कि रिलेट करती है किसको, चेंज इन प्रेशर को विद चेंज इन प्रेशर को किसके साथ, विच डील्स विद द चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए सब्सटेंस विद द इंक्रीज इन प्रेशर। सो प्रेशर के चेंज करने से किसी भी सब्सटेंस के बॉइलिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, जो इक्वेशन इसको डील करती है दैट इज कॉल्ड क्लॉजियस-कैलैपिरॉन इक्वेशन। ठीक है जी, आई होप कि आपने इसको एब्जॉर्ब कर लेंगे। आप बड़े इजी वे से मैंने इसको ड्राइव भी कर दिया है, ठीक है। तो दिस इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन इन थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है जी। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।